नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा रामलखन शुक्ल की एक पुस्तक जिसका नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। काफी दिन से कमेंट आ रहे थे कि इस पुस्तक का रिव्यू किया जाना चाहिए और बताया जाना चाहिए कि किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप कई दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन मैं इसका जल्दी रिव्यू नहीं कर पाया क्योंकि ये काफी बड़ी पुस्तक है और इसको पढ़ने में समय लगता है। इस पुस्तक के बारे में जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो इसमें मुझे बहुत सारी कमियां भी देखने को मिली और कुछ इसकी अच्छाइयां भी हैं। किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सारी बातें हम करेंगे। सबसे पहले मैं यदि इसकी पेपर क्वालिटी की बात करूं तो इसकी पेपर क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और इसकी प्रिंटिंग है वो ठीक ठाक है। आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आती, लेकिन कई स्थान पर आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रिंटिंग है वो अच्छी तरीके से नहीं की गई है और उसके कारण आपको समस्या होगी पढ़ने में। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर ठीक है, पढ़ा जा सकता है। जैसे कि आप हरिश्चंद्र वर्मा वाली पुस्तकों में देखते हैं पार्ट 1 और 2 में कुछ वैसी स्थिति है। तो सबसे पहले मैं इसकी विषय सूची दिखाऊं तो जैसा कि हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय वाली बहुत सी पुस्तकों में मिलता है कि हर चैप्टर है वो अलग अलग किसी अध्यापक का या इतिहासकार का योगदान होता है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं आधुनिक भारत के इतिहास लेखन का पुनरावलोकन, ब्रिटेन की भारत पर विजय, भारत में निरंतरता तथा परिवर्तन की। तो इस प्रकार से आप देख लेना, सारे पॉइंट आप देख लीजिए। इस प्रकार से इसमें दिए गए हैं और देश विभाजन तथा स्वतंत्रता प्राप्ति यहां तक दिया गया है और लगभग 907 पेज में ये खत्म हो जाती है। उसके बाद में संदर्भ, ग्रंथ सूची और अनुक्रमणिका दी गई है लास्ट में। इसके 34 चैप्टर्स में से पहला चैप्टर है आधुनिक भारत के इतिहास लेखन का पुनरावलोकन। जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया तो इसकी भाषा देखकर और इसमें जो दी गई जानकारी है उसको देखकर मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ कि ये पुस्तक बहुत ही शानदार होने वाली है। लेकिन जैसे जैसे मैं इसमें आगे बढ़ता गया मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसमें कुछ फैक्ट्स गलत दिए गए हैं। पहले तो मैं पढ़ता रहा, लेकिन बाद में जब मुझे लगा कि फैक्ट्स गलत दिए गए हैं तो फिर मैंने इसका फैक्ट चेक करना शुरू किया। फिर उसके बाद में मैंने देखा कि ये जो हैदराबाद, अवध, बंगाल, मराठा है, इनका विवरण बहुत ही कम दे रखा है, जबकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हुए मैंने इसमें कई प्रकार की गलतियां देखी जो मैं आपको अभी दिखाता हूं। जैसे यहां पर मैंने देखा कि यहां दिया गया है कि 1494 में स्पेन के निवासी कोलंबस ने, न तो स्पेन का निवासी था कोलंबस और न ही वो 1494 में अमेरिका की खोज की, उसने 1492 में खोज की और वो जेनोवा इटली का निवासी था। फिर नीचे दिया गया है कि 1579 में ड्रेक ने संसार की परिक्रमा की, तो न तो 1577 में शुरुआत हुई ऐसा लिखा है, न 1580 में कंप्लीट हुई ऐसा लिखा है। इसमें लिखा है 1579 में परिक्रमा की, तो 1579 में कैसे की? 1577 से 80 के बीच में परिक्रमा की, या आप लिख सकते हैं कि 1580 में परिक्रमा की। फिर उसके बाद में अगले पेज पर मैंने देखा कि यहां आपको मिलेगा कि जो 1617 में अंग्रेजों के दूत टॉमस रो ने मुगल सम्राट से बहुमूल्य व्यापारिक अधिकार इस शर्त पर प्राप्त किए कि वे मुगल जहाजों की पुर्तगालियों से रक्षा करेंगे। अब इसमें यह जानकारी गलत दे रखी है। फिर इसके बाद मैंने देखा कि जो कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था 1609, वो भी जानकारी इसमें दी ही नहीं गई है। इतना बड़ा ग्रंथ लिख रखा है 900 पेज का और उसमें भी अगर आपको जानकारियां नहीं मिलती हैं तो उसमें समस्या आती है। फिर मैं आगे बढ़ा तो यहां पर जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह वाली बात है। तो यहां जो तीन है, सुत्तापट्टी, कालीकट और गोविंदपुर, इसको सुत्तापट्टी लिख रखा है। इसको तो चलो कलिकाता या कालीकट लिख देते हैं, कलिकाता भी लिख देते हैं जिससे कोलकाता बना बाद में। ये सुतनाती है, सुत्तापट्टी नहीं है। दूसरी बात, 1696 में सुत्तापट्टी की किलेबंदी की और 1200 रुपए का भुगतान करके कंपनी ने 3 गांवों की जमींदारी यानी लगान एकत्रित करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। ये अधिकार प्राप्त किया है 1698 में। 2 साल यहां गड़बड़ है। फिर मैं इसमें आगे बढ़ता गया तो मैंने एक बात और भी महसूस की कि ये जो पुस्तक लिखी गई है, इस पुस्तक में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बिंदु हैं उनका विवरण बहुत ही कम दे रखा है। जैसे यहां पर आंग्ल मैसूर युद्ध है या आंग्ल मराठा युद्ध है, उनका बहुत ही कम विवरण दिया गया है, जबकि बहुत सी ऐसे पॉइंट हैं जिसमें बहुत ही अच्छा विवरण भी इसमें दिया गया है जो अन्य पुस्तकों में हमें नहीं मिलता। साथ ही इसमें कुछ ऐसे फैक्ट दिए गए हैं जो आपके किसी प्रकार के कोई काम नहीं आएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूं। इतनी बड़ी पुस्तक है, विद्यार्थी देखकर ही डर जाते हैं इसको कि कैसे पूरी होगी। और जैसे मैं पेज पलट रहा हूं ताकि आप देख सकें कि किताब किस प्रकार की है, मैंने ऊपर उठा रखा है ताकि आपको आसानी से दिखाई दे जाए। अब देखिए, ये जो इंग्लैंड भेजे जाने वाले सूती कपड़ों के आंकड़े या इंग्लैंड से भारत भेजे जाने वाले सूती कपड़ों के आंकड़े, ये आपके किसी भी प्रकार से काम नहीं आएंगे। इन चीजों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ये कपास का दे रखा 1813, 23, 44 में कितनी कपास भेजी गई बाहर, तो ये बिल्कुल आपके कोई काम की चीजें नहीं है। प्रश्न आता है कि खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद के मिल मालिकों का संघर्ष, चंपारण विद्रोह, इनको क्रम से व्यवस्थित कीजिए, वो तो हम भूल जाते हैं एग्जाम में। और यहां हम पढ़ते हैं इस प्रकार की बातें जो कोई काम भी नहीं आती और याद भी नहीं रहेंगी।
पढ़ लोगे तो याद नहीं रहेंगी। तो फिर मैंने जब इस पुस्तक को इस प्रकार से पढ़ा, एक जगह मैंने देखा था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक है, उसकी डेट भी गलत दे रखी थी। यहाँ देखिए वहाबी विद्रोह 1830 है तो 31 कर दिया। फिर उसके बाद में फराजी विद्रोह है वो 1838 में शुरू हुआ, 1839 कर रखा है। आप जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्जाम देते हैं उन एग्जाम्स में इस पुस्तक को पढ़ने के बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। और ये 900 950 पेज की पुस्तक है, इसको पढ़ते पढ़ते आप अपनी बहुत सी एनर्जी लगा देंगे और जितना आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको उतने प्रश्न नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, इसमें जो गलतियां हैं उसके कारण हर जगह आपको ये रहेगा कि क्या कहीं ये फैक्ट्स गलत तो नहीं है, क्या ये फैक्ट सही है या नहीं है, ये आपके मन में संशय बना रहेगा। बहुत से ऐसे टॉपिक भी हैं इसमें, जैसे शुरुआत में मैंने इतिहास लेखन वाला टॉपिक बताया, या फिर उसके बाद में एक टॉपिक यहां पर था प्रजामंडल आंदोलन का, और एक था प्रेस तथा जनमत का। इस प्रकार के कुछ टॉपिक्स हैं वो बहुत ही अच्छे दिए गए हैं जो मुझे अन्य बुक्स में नहीं मिले। तो आप या तो ये कर सकते हैं कि यदि आपके पास ये पुस्तक है तो आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, नेट जेआरएफ का, असिस्टेंट प्रोफेसर का या यूपीएससी का, तो उसमें कोई टॉपिक आपको दूसरी बुक से कंफर्म नहीं होता है या उसका जो है कल क्लियर नहीं होता आपके माइंड में कि क्या है, तो आप इससे कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जो टॉपिक इसमें दिए गए हैं वो बहुत डिटेल में भी दिए गए हैं। कई टॉपिक्स जरूरी टॉपिक हैं जो इतनी बड़ी पुस्तक होने के बाद भी बहुत कम दिया गया है, और कई टॉपिक्स में इतना ज्यादा दिया गया है। जैसे वो 1857 के पहले के विद्रोह में देख रहा था तो उसमें कुछ 12-13 विद्रोह दिए गए हैं और बहुत सारे जरूरी विद्रोह छूट गए हैं उसमें, जबकि कुछ ऐसे विद्रोह हैं जो इतने जरूरी नहीं है लेकिन उसमें 3-3 पेज लिख दिए गए हैं। तो वो 3 पेज आपके किसी काम में नहीं आएंगे। आप कोई एमए का पेपर देने के लिए पढ़ रहे हैं तो अलग बात है। आपको एमए का पेपर थोड़ी है कि आप 20 नंबर का प्रश्न आएगा और उसको लिखने बैठ जाएंगे, तो उसके लिए कोई हो सकता है कोई आंदोलन आ जाए। लेकिन आप यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्जाम के लिए इस प्रकार की बुक्स के से तैयारी करते हैं तो आप अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। इससे कम पेजेज की पुस्तक से आप ज्यादा आंकड़े याद कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्जाम, चाहे पीजीटी फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे नेट जेआरएफ हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए। आपके ज्ञान की वहां पर कोई पूछ नहीं होती। जिसको जितने ज्यादा फैक्ट्स याद हैं, जिसको तारीखें और आपस में चीजों को मैच करना आता है, वो कर सकता है। ये फालतू की बातें पढ़ने से आप हो सकता है कि इसके 400 पेज फालतू पढ़ने से हो सकता है आपको दूसरों से एक क्वेश्चन ज्यादा आ जाएगा, लेकिन आप जो सामान्य किताब पढ़कर जो क्वेश्चन कर सकते हैं उन क्वेश्चन में से आपके 5 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, तो आप ओवरऑल 4 माइनस में ही रहेंगे। तो मेरी राय में ये कोई ज्यादा अच्छी पुस्तक नहीं है। जहां तक बात है विद्यार्थियों के हित की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्जाम के लिए इस प्रकार की पुस्तक को कंसिडर करना ज्यादा फायदे वाली बात नहीं है। इसकी बजाय आप अन्य जो छोटी कम साइज की पुस्तकें आती हैं या जिनमें फैक्ट्स ज्यादा मिलते हैं, इससे तो अच्छा आप स्पेक्ट्रम ही पढ़ लो। स्पेक्ट्रम इससे अच्छी पुस्तक है। इससे ज्यादा प्रश्न आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्जाम में आ जाएंगे। याद करने में भी आसानी होती है, फैक्ट्स वगैरह अच्छे तरीके से दर्शाए गए हैं उसमें। या इसके अलावा भी और भी बहुत सी पुस्तकें आती हैं जिनका मैं निकट भविष्य में जरूर रिव्यू करूंगा। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्जाम के लिए यदि आप ये पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। यदि आपकी राय में ये बहुत अच्छी पुस्तक है तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप पढ़ सकते हैं। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आप कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं, लेकिन मेरी राय में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इतनी बड़ी पुस्तक को पढ़ना और फिर वो हासिल न कर पाना जिसकी हम उम्मीद करते हैं, यह समय जाया करने वाली बात होगी। धन्यवाद।